हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सिस स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको इस चीज में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में वो कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं सुलाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 5 दिसंबर 2013 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखा जाए तो 11.7 ईयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते, जो कि बहुत ही पुराना फंड है। आप देख पा रहे होंगे। तो कैटेगरी रिटर्न देखिए इसका 11.7 ईयर्स में 20.63% तक का मैसिव रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर रिटर्न देखिए 11.7 ईयर्स में तो 23.43% तक का मैसिव रिटर्न है। तो आप देख पा रहे कि इस अपने कैटेगरी को लगभग आप मान सकते हैं 2% से बीट कर रखा है, जो कि एक ठीक ठाक सा मार्जिन है। कोई ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन ठीक ठाक सा मार्जिन आप मान सकते हैं। देखिए ऑल टाइम में भी 2% बहुत ही बड़ा मार्जिन बन जाता है। तो यहाँ पे एक ठीक ठाक सा रिटर्न दे रखा है। रिटर्न के मामले में पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे रिस्क कितना ले रखा है वो नीचे डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे, उसी बेसिस पे हम इसको जज कर पाएंगे। अभी सिर्फ रिटर्न के मामले में जज करना एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने 1,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट किया होता 10 साल पहले, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता 10 साल के बाद 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया होता 3.78 लाख रुपीज में। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको जो पैसा है लगभग 3 गुना हो चुका है। तो 3 गुना आपका पैसा, वो भी 10 साल में। तो अब देख पा रहे कि इन्वेस्टमेंट की ताकत। तो यहाँ पे मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता 1.2 लाख रुपीज 10 ईयर्स में, 1.2 लाख रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया होता 2.10 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे कि गोल्ड यहाँ पे जो है आपका पैसा डबल भी नहीं करके दे रहा है, वो भी 10 साल में। तो देखिए अभी शॉर्ट टाइम में अगर देखा जाए तो गोल्ड ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। लेकिन जब आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम की बात करते हैं तो वो एवरेज आउट होकर आपको एक ठीक ठाक सा 8 से 10% या 11% तक का रिटर्न मैक्सिमम दे पाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए गोल्ड में और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अगर एफडी किया होता आपने 1,000 रुपए हर महीने, एसआईपी किया होता 10 साल तक, तो कंटिन्यूसली आपको 1.2 लाख रुपीज आपका हो गया होता। 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 1.74 लाख रुपीज में। तो अब देख पा रहे कि जो एफडी से अच्छा खासा रिटर्न आपको दे रहा है गोल्ड, और गोल्ड से जो अच्छा खासा रिटर्न आपको इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने दे रखा है। अगर मैं देखा जाऊं तो मार्जिन की बात करें तो बहुत ही बड़ा मार्जिन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा एफडी और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के रिटर्न में। वहां पे पैसा आपका 3 गुना हो गया, यहाँ पे डबल तो छोड़िए, डबल के आसपास भी नहीं है, और गोल्ड में डबल के आसपास आपका रिटर्न हो गया होता। अब यहाँ पे रिस्क और रिटर्न रेशियो की बात करते। रिस्क और रिटर्न रेशियो देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट के 3 साल का निकाल रखा है डेटा। तो आप रिस्क और रिटर्न रेशियो मैंने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कैटेगरी का और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर्स को चूज कर रखे हैं, जो कि है बीटा और दूसरा है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बीटा बेसिकली क्या होता है, देखिए आपको ये बताता है आपको वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना वॉलेटिलिटी है, ये कितना वॉलेटाइल है, ये आपको बताता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 से नीचे उससे अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन कैटेगरी से नीचे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम कैटेगरी से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगर देखा जाए तो 0.7 है, और कैटेगरी देखा जाए तो 0.83 है। तो आप देख पा रहे कि बहुत ही बड़े मार्जिन से रिस्क जो है, जो वॉलेटिलिटी है, वो बहुत ही कम है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, और रिटर्न जो है वो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा रिस्क के मामले में। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, आपका एक एवरेज रिटर्न जो होता है ना, उससे कितना प्लस, उससे कितना माइनस, उसके बीच में एक रेंज बन जाती है, उसी बीच में आपको रिटर्न मिलता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 11.83 है। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 10% है, तो आप 10 प्लस 11.83 कर दीजिए, मतलब 21.83। 10 माइनस 11.83 कर दीजिए, मतलब माइनस वो 1% है, 1 माइनस 2%। तो जो माइनस 2% से लेकर 21% के बीच में एक रेंज बन गया ना, इसी रेंज के बीच में आपको हर साल एक रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये जितना कम हो उसे अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस फंड का 11.83 है, और कैटेगरी का देखा जाए तो 13.69 है। तो देखा जाए कैटेगरी का ज्यादा है और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का कम है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस मामले में देखा जाए तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, ये रिस्क जो है अपने कैटेगरी से बहुत कंपैरिजन में बहुत ही कम ले रहा है, और रिटर्न भी वो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी तक मैं आपको बता दूं एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, क्योंकि यही तो चाहते हैं आप, रिस्क कम ले और रिटर्न भी आपको ज्यादा दे। तो डेफिनेटली यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लेकिन हाँ, आगे हम देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये किन किन लोगों को सुइटेबल है। तो ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ,
कि अगर आप कंफ्यूजन में है कि आपको म्यूचुअल फंड कैसे पिक करना है, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि देखिए मेरे को भी 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, तो मुझे पता है कि क्या क्या मैंने गलतियां कर रखी है। देखिए आप भी अभी नए नए हैं, आपको आप मैं नहीं चाहता कि आप वो गलतियां करें, तो मैंने यहाँ पे एक अपनी बुक लिख करके आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, यहाँ पे मैंने अपने 100 टिप्स दे रखे हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस बेस है, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। मैंने इस बुक को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, और मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपको पता चलता है कि उससे कि क्या क्या आपने गलती कर रखी है, और वो गलती मैं नहीं चाहता कि आप वो करें, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी कर रखी है, तो आप ना करें। तो आप ये परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ सकते हैं। उसके रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो अबव एवरेज है, और रिस्क की कैटेगरी कंपैरिजन में करें तो लो है। डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क कम ले रहा है और रिटर्न भी आपको अबव एवरेज दे रहा है, हाई नहीं दे रहा है, अबव एवरेज आप इसको मान सकते हैं, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अब अगर मिनिमम एसआईपी की बात करें, देखिए अगर मान लीजिए आपने डिसीजन ले लिया इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आप मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें, मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहते हैं, तो 100 रुपए से अपना लमसम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, कभी भी यहाँ से आपने एग्जिट मार लिया। अब यहाँ पे एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इसमें आपको क्या बताता है, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा आपका इन्वेस्टेड है। तो एम साइज अगर आपका कम हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, तभी यहाँ पे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तभी इसका एम साइज कम है, तभी तो इसका पैसा यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आपका एम साइज ज्यादा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। तो मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है तो वो क्या होता है कि कभी कभी एसआईपी बंद कर देते हैं, कभी कभी लमसम बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल लीजिए आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, तो लेकिन एम साइज ज्यादा हो तो ज्यादा कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है, क्योंकि वहां पे लोगों का भरोसा है, तभी तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तभी तो ज्यादा पैसा आ रखा है। लेकिन कम हो तो डेफिनेटली वहां पे मैटर ऑफ कंसर्न है, वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट लोग नहीं कर रहे हैं, तभी तो एम साइज कम है। तो यहाँ पे एम साइज की बात करें 26,173 करोड़ 143 करोड़ रुपीस है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा एम साइज है। तो देखिए जो मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है, वो अगर आपका फंड 10 साल से पुराना है, 15 साल के बीच में है, अगर आपका एम, तो आपका एम साइज 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में उसे एक अच्छा खासा एम साइज माना जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत नहीं आती, और यहाँ पे लोगों का भरोसा भी बना हुआ है, तभी तो यहाँ पे एम साइज अच्छा खासा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा एम साइज के मामले में। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो देखिए एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाले कौन है, फंड मैनेजर। फंड मैनेजर दिमाग लगाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि आप लाखों करोड़ रुपीस एज एन मैनेजमेंट फीस पेमेंट करें फंड मैनेजर को। क्योंकि देखिए जब लॉन्ग टर्म के लिए वेट करते हैं ना, आप बोलेंगे 1% क्या होता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका पैसा मान लीजिए 1 करोड़ तक पहुंच जाता है, 20 साल 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए एज एन एक्सपेंस रेशियो मतलब एज एन मैनेजमेंट फीस पेमेंट कर रहे हैं फंड मैनेजर को। तो मुझे अजीब सा लगेगा, आपको भी अजीब सा लगेगा कि मतलब यार 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपए होता है, तो अब देख पा रहे कितना ज्यादा हो जाता है। तो जितना बड़ा अमाउंट उसमें परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 0.1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे हो उसे अच्छा खासा माना जाता है। देखिए 0.8 हो या 0.9% भी हो ना, वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, लॉन्ग टर्म में लाखों करोड़ का डिफरेंस बन जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 0.57% है, जो कि बहुत ही लो एक्सपेंस रेशियो है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। देखिए अभी तक मैंने जितने भी आपको बताया ना, सारे क्राइटेरिया यहाँ पे पास कर रहा है और एकदम सुपर पॉजिटिव फीडबैक रह रहा है। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए 1 साल से पहले अपने एग्जिट मारे तो 20% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो तभी आपको देना पड़ेगा, वरना आप इसको आप इग्नोर मार सकते हैं। अगर आपने 1 साल से पहले एग्जिट मारा तो कोई 1% का एग्जिट लूट देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो एग्जिट लूट देने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में इनका एलोकेशन 20.21% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 66.05% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में इसका 4.3% का एलोकेशन है, डेब्ट एंड अदर्स में 9.5% का एलोकेशन है। देखिए एलोकेशन के मामले में यहाँ पे मैं बताऊं एकदम सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। रीजन ये है, सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से बताया गया कि अगर आपका कोई कैटेगरी का फंड है, जैसे मान लीजिए कोई स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे स्मॉल कैप की कंपनीज में मिनिमम 65% तक का इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे 65% का इन्होंने जो क्राइटेरिया फिट कर मतलब फॉलो कर रखा है। देखिए आप देख पा रहे 66.05% का एलोकेशन है, तो इन्होंने यहाँ पे डेफिनेटली सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा उन मामले में। लेकिन यहाँ पे एक और चीज प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो मिड कैप में है, जो कि थोड़ा और ज्यादा रिस्की है,
मतलब थोड़ा कम रिस्की है लेकिन फिर भी रिस्की है, उनमें 20.21% एलोकेशन है। तो यहाँ पे लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन कर सकते हैं, मिड कैप में थोड़ा कम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनके पॉइंट काटता हूँ। तो यहाँ पे मैं मार्केट कैपिटल के मामले में एवरेज फीडबैक दूंगा, ना तो बुरा ना तो अच्छा, मतलब अच्छा ठीक ठाक है, क्योंकि उन्होंने एक क्राइटेरिया फॉलो कर रखा है जो कि स्मॉल कैप का मिनिमम 65% का, और मिड कैप जो है थोड़ा कम होते, लार्ज कैप हो सकता था, तो यहाँ पे थोड़ा और बेटर हो जाता, रिस्क और थोड़ा कम हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम करूंगा, लेकिन यहाँ पे एवरेज सा फीडबैक दूंगा, नेगेटिव नहीं बोलूंगा। टॉप 5 सेक्टरल एलोकेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में इनका 20.18% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका 19.68% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में इनका 15.74% का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में इनका 13.47% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइकिल में इनका 11.23% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 जो सेक्टर्स है इन्होंने अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे इस मामले में पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। फंड मैनेजर की बात करें तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में तेजस सेठ का जो एक्सपीरियंस है 1.30 इयर्स का, और सेकंड जो आपका मयंक हायन के लिए एक्सपीरियंस है 2.07 इयर्स का, और थर्ड जो आपका कृष्णा एन इनका एक्सपीरियंस है 1.48 इयर्स का। देखिए जो तेजस सेठ है ना, आपने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक मैसिव रिटर्न आपने दिखा हुआ है, तो ये पहले उसी म्यूचुअल फंड को मैनेजमेंट के, मतलब वो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर्स थे, बाद में इन्होंने यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आए हैं। तो आप इनके बारे में तो जानते ही होंगे, तो आप ये एक्सपीरियंस देख पा रहे हैं 1.30, तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस है। आप इनमें सोचिए इनको इतना कम एक्सपीरियंस है, ये इनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप इनका अगर देखेंगे पोर्टफोलियो तो करीब करीब आपको 15-20 साल तक का या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस इनको देखने का मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चला रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर मार सकते हैं जो एक्सेल शीट में दे रखा है। तो ये जो फंड मैनेजर है ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, आप इनको इनके बारे में हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, इनके बारे में पास्ट की स्ट्रेटेजी जान सकते हैं, इनके पास्ट में कैसे रिटर्न दिलवा रखे हैं वो भी जान सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा फंड मैनेजर के मामले में। अब रेटिंग की बात करें तो इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे रखा है, पर्सनल रेटिंग, लेकिन मैं आपको बताऊं इसको मैं 4 आउट ऑफ 5 भी 4.5 आउट ऑफ 5 बोल सकता हूँ, 0.5 मैं इसको काटूंगा। रीजन ये कि यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है वो इनका मिड कैप में थोड़ा कम होके लार्ज कैप में इनका थोड़ा ज्यादा एलोकेशन हो सकता था, जो कि इन्होंने किया नहीं, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा बन जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छे खासे स्टॉक पिक कर रखे हैं, तभी इनका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो रखा है। आप देख पा रहे बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन का कम है, और इनका जो रिटर्न है वो भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। तो डेफिनेटली इनकी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो थोड़ी अच्छी रहती है। लेकिन ये जो फंड मैनेजर जो है अभी जो तेजस सेठ है ये नए आए हैं, तो इनका बेसिकली रिस्क थोड़ा ज्यादा, स्ट्रेटेजी इनकी थोड़ी ज्यादा रिस्क होगी, क्योंकि देखिए जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है वो ज्यादा रिस्क लेके चलता है और रिटर्न भी आपको ज्यादा दिलवाता है। तो हर एक फंड मैनेजर का अपना अलग अलग स्ट्रेटेजी रहता है, तो उस बेसिस में फंड मैनेजर चेंज हुए। अभी इन्होंने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को 1.3 ईयर्स से चलाया है, तो ज्यादा चलाया नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत रिस्क ले रहे होंगे। लेकिन पास्ट में देखा जाए तो इन्होंने कम रिस्क ले रखा है। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है वो टोटली तेजस सेठ और मयंक हाइन के और कृष्णा एन पे डिपेंड करता है, वो टोटली फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कंक्लूजन की बात करें, अगर आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, अगर आपका रिस्क एपिटाइट बहुत ही हाई है, हाई पे भी हाई है, अगर आपका पास बेकार का पैसा है, बेकार का पैसा मतलब आपको इमरजेंसी टाइम में भी वो पैसा नहीं चाहिए, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना बिल्कुल भी मत करें। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इसमें स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। आप देखो मिड कैप में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की प्रोफाइल बन जाता है। अगर आपके पास फिर भी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं बोलूंगा तो 5 से 10% अपना पोर्टफोलियो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल कैप में ज्यादा मत करिए। ज्यादातर आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड या फिर हाइब्रिड फंड टाइप में ज्यादा जाएंगे तो रिस्क थोड़ा कम रहेगा और रिटर्न भी ठीक ठाक से आपको मिल सकता है। लेकिन ये आपका खुद डिसीजन रहेगा, यानी कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। मैंने बस आपको एक इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पर रिव्यू करके आपको बता रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।